4th यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। 15 मार्क्स की ये आपकी यूनिट है। क्या क्या आप इसमें पढ़ोगे? हाउ डू चिल्ड्रन कम्युनिकेट, बच्चे कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सेकेंड इसमें आप पढ़ोगे पर्सपेक्टिव इन लैंग्वेज डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू हाउ चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज एट अर्ली एज, स्कीनर सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा एंड वेल्टर्स, नेटिविस्ट चोमस्की पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट यानी कि सेकंड में आप थ्योरी पढ़ोगे, एक एल्बर्ट बंडूरा की, एक नोम चोमस्की की, ठीक है। स्कीनर की भी पढ़ोगे यहाँ पे थ्योरी। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ दीज थ्योरी अप्रोच टू अराइव एट द क्राइटेरिया ऑफ द बिहेवियरिज्म, फिर इनका कंपैरिजन करना है। उसके बाद है आपका द यूज ऑफ लैंग्वेज, टर्न टेकिंग, इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन, लिसनिंग, ठीक है ये वाला। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें रहेगा आपका साइको कल्चरल वेरिएशन इन लैंग्वेज, एसेंस, डिफरेंस इन कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक वेरिएशन, implications for a multicultural classroom, multicultural classroom, bilingual of multilingual children, implications of teacher, multilingual classroom, storytelling as a pedagogical tools, ठीक है। सबसे पहले बात आती है हाउ डू चिल्ड्रन कम्युनिकेट, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आरती को दिया था। यस मैम। ठीक है, मैं आपको करा रही हूँ पहले, ये आप आरती बाद में बताओगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कोई भी संदेश भेजते हो या कोई भी संदेश आप लेते हो, यानी कि जब आप इंफॉर्मेशन का इनकमिंग आउटगोइंग यानी कि जब सूचना का आदान प्रदान करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? आज तक पढ़ी भी होगी कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक आपकी प्रोसेस है जिसमें क्या है, आप जो भी सूचना किसी को भेजना चाहते हो, ठीक है, जब वह सूचना मिल जाती है उसका ये क्या कहलाता है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस है, कैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं। देखो भाई, इसकी प्रोसेस में क्या है, क्या बोल रहे हो रितु? रितु क्या बोल रहे हो आप, मैंने मैसेज पढ़ा नहीं। देखो भाई, कम्युनिकेशंस की प्रोसेस में क्या बताया है आपको, सबसे पहले एक मैम मैं क्लास लीव कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अचानक हेडेक चालू हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना। ओके मैम। ओके बेटे ओके। देखो आरती, क्या है, सबसे पहले तो क्या होता है, एक सेंडर होता है, द सेंडर ऑफ द मैसेज ऑफ सोर्स। सबसे पहले एक संदेश भेजने वाला होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक मैसेज होता है। फिर तीसरी प्रोसेस में क्या होता है, तीसरे स्टेप में एक चैनल होता है, फिर डिकोडिंग होती है और फीडबैक होती है। मान लीजिए अब आपको मेरे पास क्या है, कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो आप क्या हो गए, सेंडर हो गए, यानी कि संदेश भेजने वाले। फिर आपने क्या है, वो मैसेज टाइप किया मुझे, मान लो व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज रहे हो या कैसे भी, आपने क्या है फिर वो मैसेज लिखा।
फिर क्या है, चैनल टू ट्रांसमिट मैसेज, फिर आप उस चैनल को फॉलो करोगे। चैनल फॉलो करने का मतलब आप किस माध्यम से भेज रहे हो, मुझे व्हाट्सअप कर रहे हो या फिर मुझे आप वीडियो कॉल के जरिए वो मैसेज दे रहे हो, या फिर आप मुझे कोई लेटर लिख के भेज रहे हो बाय पोस्ट, या फिर आप क्या है मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपके चैनल हो गए। फिर क्या होता है, उस मैसेज की डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग यानी कि वो मेरे पास पहुंच गया। और फिर क्या है, डिकोडिंग के बाद फीडबैक, जब मैंने उस मैसेज को देख लिया तो मैं आपको क्या है उसका फीडबैक देती हूँ। जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज छोड़ते हो तो उसका क्या है, बाद में आपको कोई भी जब सीन कर लेता है तो आपको उसका आंसर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है सेंडर की। तो सेंडर क्या है, जब मैसेज क्या होता है, कोई भी प्रेषक यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन है वो एक संदेश भेजने वाले से शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या है, वह अपने स्किल्स के आधार पर, अपने एटीट्यूड, नॉलेज और उसके आधार पर बोलना, पढ़ना, सुनना और जो चिंतन कौशल कैसे भी क्या है, वह अपने मैसेज को क्या करता है, भेजना चाहता है, एक संदेश वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनकोड। यानी कि जब वह अपने विचारों को क्या है किसी संदेश के माध्यम से भेजना चाहता है तो इसको एनकोड की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेंडर होता है जिसके दिमाग में आता है कि मुझे ये सूचना या ये बात मुझे उस बंदे तक पहुंचानी है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है। उसके बाद होता है मैसेज। अब आपने क्या है कुछ सोचा होगा, कुछ बोला होगा, कुछ स्पीच होगी या फिर आपने कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो आपने जो भी ये चीज किया है आपने जो मैसेज, तो ये क्या कहलाता है, आपका मैसेज कहलाता है, ठीक है। जो भी विचार था आपका, जो इन्फॉर्मेशन आप मेरे को देना चाहते थे, अब आपने वो चाहे लिख के चाहे बोल के आप मेरे पास भेज रहे, तो वो क्या है, आपका मैसेज। अब क्या है, चैनल, किस माध्यम से आप मुझे वो भेज रहे हो, कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीफोन, टेलीग्राम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या है वैसे बाय पोस्ट मेरे पास भेज रहे हो, ठीक है। तो ये होते हैं चैनल ऑफ ट्रांसमिट मैसेज। उसके बाद बात आती है डिकोडिंग की। डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग जब हमारा मैसेज को रिसीवर की ओर भेजा जाता है। अब आपने टाइप कर दिया मैसेज, डिकोडिंग का मतलब है आपने व्हाट्सएप पे टाइप कर दिया मुझे मैसेज, अब क्लिक करके आपने मेरे को वो सेंड कर दिया। तो इस संदेश को इस रूप में परिवर्तित किया गया जिससे को क्या है, रिसीवर समझ सके। इस संदेश को डिकोडिंग कहा जाता है। यानी कि आपने जो मैसेज लिखा मेरे को भेजा, वो इस फॉर्म में भेजा ताकि मैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाऊँ, समझ पाऊँ। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। फिर आती है फीडबैक की। फीडबैक यानी कि जब आप हम कितने इसमें क्या बताया गया है कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस की लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है फीडबैक। फीडबैक में क्या करते हैं, जो सेंडर होता है जिसने मैसेज सेंड किया है, फिर रिसीवर उस मैसेज को प्राप्त करता है। उसको जब मैसेज समझ में आ जाता है रिसीवर को, ठीक है, वह समझ लेता है मैसेज को, तो उसके बाद क्या करता है, उस मैसेज के बाद वह डिकोडिंग करता है, ठीक है। यानी कि उसको डिकोडिंग तो हो गई, अब उस मैसेज को वह पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है और फिर उसकी फीडबैक देता है, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रोसेस हमारी, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ में आ गई बेटे। उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या सिद्धांत है, इसमें है आपका एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैस्ट्री ऑफ लर्निंग, भाषा पर अधिकार का सिद्धांत, एक है प्रॉपर एटीट्यूड, उपयुक्त दृष्टिकोण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, केंद्रीकरण का सिद्धांत, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, सही हाव भाव का। उसके बाद है आपका फेस ऑफ फेस इंटरेक्शन, आमने सामने अंतरक्रिया का सिद्धांत। और उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मल्टीपल एंड एप्रोप्रिएट, एंड देन उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट, संप्रेषण, विषय वस्तु की उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी, योग्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, संप्रेषण स्ट्रेटजी का सिद्धांत, ठीक है। तो आपके जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ सानिया, ठीक है। अभी हमने सिर्फ प्रोसेस की है कम्युनिकेशन की। अब है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, यानी कि जब किसी को भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको भाषा आनी चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि कोई भी जब आप किसी के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, कोई भी बात करते हो, तो सबसे पहले बात यह है आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, जिससे आप मान लीजिए
कोई बंदा हम कहीं दूसरी कंट्री में चले, चाइना में ही चले गए और हमें वहाँ की भाषा नहीं आती, तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेट उनके साथ। तो सबसे पहले तो क्या है, हमें भाषा का जो प्रिंसिपल है, भाषा का जो सिद्धांत है, वो ये बोलता है कि सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन करने से पहले हमें भाषा आनी चाहिए। अगर हमें भाषा आती है तभी हम क्या है, आसानी से उस संदेश को भेज सकते हैं और आसानी से अगले बंदे वाले के संदेश को हम क्या है, पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है प्रॉपर एटीट्यूड का। प्रॉपर एटीट्यूड में ये बोला गया है कि अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। उसकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या है, समस्या का समाधान हेतु होनी चाहिए। ठीक है। इसमें यानी कि ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़े के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो, जी नहीं। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, मान लीजिए आपको कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप ये कर रहे हो। प्रॉपर एटीट्यूड यानी कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस के जरिए इसको हमें करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता का सिद्धांत। आप जो भी मैसेज टाइप करो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट। ठीक है। सेंडर जो भी मैसेज भेजे वो क्या है, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, ताकि जो रिसीवर है उसको जो मैसेज मिले वो उसको आसानी से क्या है, समझ सके। ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फोकस, फोकस का सिद्धांत। ठीक है। केंद्रीकरण का सिद्धांत। संदेश भेजने की प्रक्रिया के दौरान इसमें एक तो क्या है भाई, हमारा मेन फोकस क्या है, सेंटर पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए। संदेश भेजते समय इन बिंदुओं को ध्यान नहीं हटना चाहिए, यानी कि आपने जो संदेश भेजा है वो किस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग भेजा है इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें। अब है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या बताया गया है भैया आपका, मोटिवेशन में बताया गया है आपका जो सेंटर है उसकी रुचि अधिकतम होनी चाहिए। इसके लिए प्रेषक को ज्ञान होना चाहिए और उसे अंडरस्टैंडिंग। मोटिवेशन यानी कि हमें दूसरे को भी मोटिवेट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज भेज दिया, अगला बंदा उसका ना तो पढ़ रहा है ना रिप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो इसमें बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ फोकस, संदेश भेजने की प्रक्रिया के दौरान इसमें मोटिवेशन बताया। दूसरी, यदि रिसीवर पूर्ण रूप से अभिप्रेत है वही संदेश को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा, और अगर मोटिवेशन की कमी है तो प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पाई। ये सबसे बात पहली बताई इसने, मोटिवेशन यानी कि किसी भी आपके इसमें मोटिवेशन होना चाहिए। कोई भी संदेश आप किसी को टाइप कर रहे हो तो उसका क्या है, मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेट होने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मेरे पास कोई मैसेज किया है। ठीक है। तो मेरा भी फर्ज क्या है, अगर मेरी इंटरेस्ट है, ठीक है, आपके साथ मेरी अच्छी बातचीत है, अच्छा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं आपके मैसेज को फटाफट पढ़ूंगी और फटाफट रिप्लाई दूंगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए मैं किसी से बात ही नहीं करती, किसी से बोलती, किसी से लड़ाई झगड़ा मेरा हो रखा और वो मेरे को मैसेज करता रहे, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगी, तो क्या है यहाँ पर ये बताया गया है तो हमारा इंटरेस्ट और मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब आ गया मेरी रुचि होनी चाहिए, तभी मैं उसका रिप्लाई करूंगी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट गेस्चर्स। हाव भाव भी इसमें क्या होते हैं, जो आपका गेस्चर्स है, ठीक है, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या है, आपकी जो लैंग्वेज है उसको क्या है, इफेक्टिव बनाता है। और अशाब्दिक भाषा का प्रयोग कर, कई बार क्या है, अशाब्दिक भाषा अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। यानी कि सेंटर क्या है, कई बार अपने एक्सप्रेशन से दिखाता है, और उसके जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि क्या है आपका जो अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सके। अब जो सेंडर है जरूरी, या फिर जो किस माध्यम से आप ये भेज रहे हो, अब सही हाव भाव का सिद्धांत, यानी कि जो लैंग्वेज है या जो आपके गेस्चर्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। फेस टू फेस इंटरेक्शन, जरूरी नहीं है अब सारे के सारे आप जो कम्युनिकेशन है वो आप फ़ोन के माध्यम से ही करो, कुछ कम्युनिकेशन क्या है आपके फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे क्लास में टीचर और विद्यार्थी के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है, क्योंकि टीचर क्या दे रहा है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है और बच्चा उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, समझ रहा है। उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मल्टीपल एंड अप्रोप्रिएट चैनल्स। जब भी आप कोई भी मैसेज सेंड करो तो उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर माध्यम होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपना मैसेज अगले बंदे को भेज रहे हो। आगे प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट, आप जो भी मैसेज भेज रहे हो वो कंटेंट सुटेबल होना चाहिए, उसमें क्या है, कोई भी वैसी बातें उसके अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट।
प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन कंटेंट, जिस विषय वस्तु को कम्युनिकेट करना हो उससे संप्रेषक शब्दों के विषय वस्तु की सुटेबिलिटी लेवल। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट, जो भी कंटेंट आप भेज रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी, योग्यता का सिद्धांत, यानी कि योग्यता का सिद्धांत में बताया गया चाहे सेंडर है चाहे रिसीवर है, ठीक है, या तो सेंडर है या रिसीवर है, उन दोनों क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। योग्यता यानी कि अगर आप लिख रहे हो तो अगले जिस बंदे को लिख रहे हो उसको पढ़ना आना होना। आप किसी को लिखकर संदेश तभी भेज सकते हैं जब सामने वाले को वो पढ़ना आता हो। अब मान लीजिए आपने मेरे को एक चिट्ठी भेज दी, मेरे को पढ़नी नहीं आती, तो क्या फायदा उस संदेश का भेजने का। तो क्या है, योग्यता के अकॉर्डिंग हमें संदेश भेजना है। अब है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी जो भी आपका संदेश होता है, जो भी आपका मैसेज होता है, वो तभी इफेक्टिव होता है जब आपस में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप क्या लिखना चाहते हो और मैं उस चीज़ का क्या जवाब दे रही हूँ, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने, मैं जो लिख रही हूँ उन शब्दों को मैं समझ रही हूँ, यानी कि आपने मुझे भेजा और मैं उनको समझ रही हूँ, तो हमारे बीच में क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। अब है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस स्ट्रेटजी। क्या है, आपके कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पर निर्भर करती है। आपकी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो आपकी कम्युनिकेशन जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि क्लास में जो सिचुएशन है में यह बिल्कुल सत्य है कि अध्यापक थोड़े थोड़े समय के पश्चात कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में चेंज करता है। वह विद्यार्थियों की नीड को ध्यान में रखकर उनकी रुचि और मोटिवेशन स्तर को बनाए रखता है। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ये है, अगर आप क्लासरूम में देखा जाए तो टीचर क्या है, अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए क्या करता है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं क्या है उनकी ध्यान में रखकर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच बीच में किसका काम करता है भाई, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज का काम करता है, ठीक है, यानी कि भाई कभी बीच में ब्रेक ले लिया, कभी है आपसे, जैसे मैं भी आपसे बीच में कई बार मैं छोड़ के आप लोगों को भी मौका देती हूँ कि भाई आप भी बोलो, तो ताकि आपको क्या है जो क्लास बोरिंग ना लगे। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है, ताकि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो अगले वाले को समझ में आ जाए। ऐसा 2 घंटे की क्लास है तो मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, तो ऐसे आप लोग क्या है सो जाओगे। उसके बाद है आपका कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो गई है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस हो गए हैं, और क्या क्या है इसके अंदर। अब बेटा आती आप आ जाइए अपने टॉपिक पे। हाउ डू चिल्ड्रन कम्युनिकेट, बच्चे कम्युनिकेट कैसे करते हैं। यस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, पहला है संप्रेषण से आपका क्या अभिप्राय है, बालक संप्रेषण कैसे करते हैं। तो मैंने संप्रेषण का मैं पहले डेफिनेशन बता दूँ। व्यक्ति अपनी भावनाओं, अनुभव और विचारों का आदान प्रदान मैम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति से करता है, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं। और मैम संप्रेषण जो होता है वो दो तरफा प्रक्रिया है जो विचारों व भावों के आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। कक्षा का अच्छा वातावरण या विद्यार्थी को प्रेरित करना अध्यापक के प्रभावशाली संप्रेषण द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर अच्छा टीचर, उसका संप्रेषण करने का तरीका अच्छा है तो जो बच्चे होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छी इफेक्टिव क्लासरूम बनेगा। तो मैम एक नेक्स्ट है मेरा कि बालकों में संप्रेषण कैसे होता है। तो उन्होंने 2 तरीके से बता रखा है बुक में। एक होता है अशाब्दिक और दूसरा होता है शाब्दिक।
अशाब्दिक होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, शुरुआत में जन्म के बाद वो ध्वनियों को सुनना शुरू कर देता है, वो अनुकरण करना शुरू कर देता है और उसको रिप्लाई करने के लिए मतलब वो संप्रेषण करने के लिए अपने हाथों को हिलाना, रोना शुरू कर देता है। और मैम उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, जो जब वो बोल नहीं पाते हैं तो वो जो लोग होते हैं उनकी शारीरिक जो हाव-भाव होते हैं उसको देखते हैं, सुनते हैं और उनमें से अपने विचार मतलब बताना शुरू कर देते हैं, कि अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे होगा, तो वो उसका रिप्लाई हँसकर, बोलकर करते हैं छोटे बच्चे। फिर मैम बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो वर्बली तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को देखते हैं अपने आस-पास, उनकी बातों को सुनते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और उनकी तरह ही रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्या था मैम बेटा कि कोई बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है इसके बारे में। अब आगे सानिया, मैंने आपको कौन सा टॉपिक दिया था बेटे? सानिया, कौन सा टॉपिक दिया था बच्चे मैंने आपको? चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटे, आपका ये समझ में आ गया कि बच्चे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है। अब एक टॉपिक है आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मैम आपका माइक बंद है, आवाज़ नहीं आई। ओके ओके, सॉरी। क्या है अब? ओ, मैं ऐसे ही बोल रही थी, फिर तो सानिया को पता भी नहीं लगा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। सानिया, यस मैम। तो मैं तब से तुझे बोले जा रही हूँ। अब इससे अगला टॉपिक क्या दिया था मैंने आपको? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नो मैम, मेरा टॉपिक था क्लासरूम कम्युनिकेशन। अच्छा चलो, उससे पहले मैं ना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बता देती हूँ। ओके मैम। बेटा इसी में है, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन में ही है आपके टाइप्स, जिसमें आप वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, यही वाला टॉपिक किया होगा ना आपने। यस मैम, मैं एक्सप्लेन करूँ? टाइप ही है ये इसके, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और कल वो एक जो लड़की आ गई थी ना का, वो फर्स्ट ईयर की थी। अच्छा। चलिए बताइए, क्लासरूम कम्युनिकेशन यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कम्युनिकेशन का बिल्कुल इजी टॉपिक है। यस मैम। मैम मैंने बुक में ही टॉपिक ढूंढा था तो नहीं मिला था, लेकिन मैंने पढ़ लिया था चैट जीपीटी से। हाँ तो कहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बात तो सेम ही है। यस मैम। Communication refers to the exchange of ideas, information, feedback between teachers and students, as well as among students within a learning environment. It plays a key role in effective teaching and learning. मैम इसका मतलब है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीडबैक टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, और ये स्टूडेंट्स के बीच में भी हो सकता है, लर्निंग एनवायरनमेंट के बीच में। और जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है ये की रोल होता है इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग में। और जो इस क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है इसके कुछ की टाइप्स वो दे रखे हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो स्पोकन वर्ड्स यूज्ड बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स, जो टीचर स्टूडेंट्स जो वर्ड्स यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, आई कांटेक्ट होता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और रिटन कम्युनिकेशन में हमारे नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, फीडबैक, ये सब चीजें आ जाती हैं। और विजुअल कम्युनिकेशन में हमारे चार्ट्स, डायग्राम, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें आती हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन में आ जाता है एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्लासरूम के बीच में, तो वो हमारा
होता है। एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बिल्ड अ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मतलब टीचर स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा हो जाता है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्फिडेंस, हेल्प क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम का जो मैनेजमेंट होता है वो भी अच्छा हो जाता है। इसके बाद में ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन पॉइंट दे रखा है। मैसेजेस आर सिंपली एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो भी मैसेजेस होते हैं, जो भी बातें होती हैं वो इजीली टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी समझ सकते हैं। जो भी मतलब जब हम लोग 2 या 3 लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, तो इससे हम लोग एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, जिससे हमारा जो बीच में इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में वो अच्छा हो जाता है। एंगेजमेंट अच्छी होती है, एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं। रिस्पेक्ट, मतलब जब भी टीचर्स जो है बच्चों से पूछते हैं और बच्चे फिर रिप्लाई करते हैं, तो इससे टीचर्स की रिस्पेक्ट भी बनी रहती है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा हो जाता है। अडेप्टेबिलिटी अच्छी होती है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं जितना वो समझ पाते हैं वो उतना बताते हैं, फिर टीचर उनको और अच्छे से समझा पाते हैं। इसके बाद में मेथड्स दे रखे हैं टू क्लासरूम कम्युनिकेशन। लैंग्वेज डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को वो लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, वो किसी नए स्कूल में गया है, उसको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो यहाँ पर ये बैरियर बन जाता है। इंटरेस्ट और मोटिवेशन, अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो आंसर नहीं करेगा, बातों का रिप्लाई नहीं करेगा, या फिर यहाँ पे वहाँ पे कोई भी नॉइज या फिर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर एक दूसरे की बातें सुन नहीं पा रहे हैं। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। फियर ऑफ हेजिटेशन अमंग स्टूडेंट, मतलब बच्चों के बीच में किसी भी चीज को लेकर हेजिटेशन हो रही है तो वो नहीं समझ पाते हैं बातों को। उसके बाद में यहाँ पे वेज टू इम्प्रूव क्लासरूम कम्युनिकेशन दे रखा है। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, मतलब अगर हम आपस में सिंपल और क्लियर लैंग्वेज, मतलब सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं तो आपस में बातें हम एक दूसरे की समझ सकते हैं। एनकरेज क्वेश्चन एंड डिस्कशंस, अगर हम छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर टीचर्स पूछ रहे हैं या फिर बच्चे टीचर से छोटे मोटे क्वेश्चंस पुट आउट कर रहे हैं, तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो अच्छे से हो पाती है। यूज विजुअल एड्स एंड एग्जांपल्स, मगर अगर हम लोग विजुअल, मतलब जो हमारे आसपास की लाइफ से जो कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेकर अगर हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो लोग आपस में जो है इंटरेस्ट भी ज्यादा लेते हैं और आंसर भी कर पाते हैं, क्योंकि वो चीज अगर हमारे आसपास से है तो सभी लोग रिप्लाई कर पाते हैं कि हाँ ये चीज हमने देखी है और ये चीज ऐसे होगी। मेंटेन आई कांटेक्ट एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, अगर हम लोग दूसरे से बातें कर रहे हैं तो हमें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मतलब अगर कोई भी हमसे कुछ पूछ रहा है तो हमें उस चीज का रिप्लाई करना चाहिए। हो गया। देखो बेटा, इन्होंने बताया है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन की किस तरीके से हम क्लासरूम में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, यानी कि क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, या तो क्या है यानी कि एक टीचर क्या है अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें बच्चे भी आगे, अगर मान लो बच्चे भी किसी दूसरे बच्चे को कुछ बताना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, उनका क्लासरूम कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसने क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वे अलग अलग टाइप से करते हैं, जैसे वर्बल हो गया, नॉन वर्बल, बोलकर, शाब्दिक, या फिर क्या होता है वर्बल में क्या होता है जब बच्चा बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, ये होता है वर्बल। और नॉन वर्बल क्या होता है जब बच्चा बोलता नहीं है, या तो क्या करता है बॉडी लैंग्वेज से या इशारों से उसको कुछ समझाता है, ठीक है। एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन तो क्या होता है, जैसे टीचर स्टूडेंट को बता रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जैसे क्लासरूम में बाकी बच्चे जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो हो जाता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कि कितने मेरी क्लास में बंदे हैं और किस तरीके से वो अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को सूचना का, ठीक है, व्यक्तियों के आधार पर। इसमें हो सकता है जैसे नंबर ऑफ पीपल्स के आधार पर इसने बताया है, एक या एक से अधिक के बीच जब आपस में 2 स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, या फिर क्या है पूरी की पूरी क्लास को टीचर बता रहा है, ठीक है, तो ये है उनकी नंबर ऑफ कम्युनिकेशन बेसिस टू फ्लो इन द नंबर ऑफ पीपल्स के आधार पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्लास में अपना कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका किसमें, क्लासरूम कम्युनिकेशन में। अब इसके बाद बात आती है हमारी टाइप हो गए, टाइप इसी में आ जाएंगे और इन टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। टाइप के बाद आता है आपका इसमें प्रोसेस हो गई, उसके बाद प्रिंसिपल हो गए। अब क्या क्या बैरियर्स आते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, डिस्कस द डिफरेंस बैरियर इन कम्युनिकेशन। जब आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, तो आपके बीच में क्या क्या बाधाएं आती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या बाधा आती है आपकी, लैक ऑफ प्लानिंग, नियोजन का अभाव है। दूसरा सीमेंटिक डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, अर्थ विकार, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन या पुअर रिलेशन। उसके बाद है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, पुअर एक्सप्रेशन मैसेज, पुअर लिसनिंग एंड प्री मैच्योर इवेल्युएशन, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इनसफिशिएंट पीरियड, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अदर कम्युनिकेट बैरियर। देखो भाई, अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती हैं हमारी। सबसे पहले तो बात आती है लैक ऑफ प्लानिंग की। जब हम क्या है, किसी प्रॉपर प्लानिंग से कोई मैसेज नहीं करते हैं किसी को, अगर ढंग से कोई सूचना हम नहीं बताते, तो क्या है, अगले वाले बंदे को वो समझ में नहीं आती, तो आपने कुछ और मीनिंग बताया था, उसने कुछ और मीनिंग निकाल लिया, तो क्या होता है, इससे हमारी बीच में अवरोध उत्पन्न होता है, अगले बंदे को अंडरस्टैंड नहीं हो पाती हमारी बात। उसके बाद सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर क्या है, सीमेंटिक का मतलब है जब बाधा इच्छा या संयोगवश होता है, यानी कि कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ लेकिन अन्य लोगों, एक मिनट, यानी कि रिस्पॉन्स, आपने कुछ ऐसे वर्ड का यूज कर दिया जो क्या है, डबल मीनिंग के हैं, रिस्पॉन्स अलग दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक बैरियर। आपने कुछ और लिखा था, दूसरे बंदे ने उसको डिकोड करके कुछ और समझ लिया, तो भी क्या है, आपके मैसेज का मीनिंग बदल दिया। तो सिमेंटिक बैरियर में क्या है, आप जो लिख रहे हो ना, या फिर जो आप जो बोल रहे हो, उसमें कुछ ऐसे वर्डों का प्रयोग कर रहे हो जिसके डबल मीनिंग निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो संचरण है किस तरीके से आप दे रहे हो, तो ये भी क्या है, एक बैरियर है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब, मान लो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर रहे हो और उस व्हाट्सएप में क्या है, नेट तो चल ही नहीं रहा, तो ये क्या है, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद क्या है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। जब भी आप मैसेज कर रहे हो, आप क्या है, क्लियर नहीं लिख रहे, उसमें घुमा घुमा के बातों को लिख रहे हो, तो क्लियर नहीं है, तो भाई अगला बंदा कैसे समझ पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो फिर क्या है, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद है बुरी तरह से पुअर एक्सप्रेस्ड मैसेज, पुअरली एक्सप्रेस्ड मैसेज। आपने क्या है, जो मैसेज को बहुत ही क्या है, शब्दों के साथ छेड़ कर रखी है, यानी कि उल्टे पुल्टे वर्ड लिख रखे हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, यानी कि पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रखा, तो ये भी क्या है, अगला बंदा उसको समझ नहीं पाएगा, तो अपने कम्युनिकेशन में बाधा आ गई। उसके बाद है पुअर लिसनिंग। अगर आप किसी को क्या है, भाषण दे रहे हो या कुछ और बोलकर अपना मैसेज दे रहे हो और अगला बंदा क्या सुन के खुश नहीं है, तो उसने आधी अधूरी जानकारी ली, तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट उसके पास नहीं पहुंच पाई, तो ये भी क्या है, एक बाधा है। आगे है इन पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें किसी भी सूचना को प्रभावशाली संप्रेषण सूचना को ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन से कुछ अधिक होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ऐसे समय खुले और विश्वास के वातावरण से होता है, और अनौपचारिक गैदरिंग में। अब क्या है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, वैसे तो ये कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, जैसे आते हैं ना, एक बात एक बंदे के कान में डाली और वो 1000 बंदों को पता होती है, जिसमें, ठीक है, तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें क्या है, एक सूचना है जो आपकी, वो सूचना कुछ से कुछ भी बन जाती है, ठीक है। आपने इन्फॉर्मेशन कुछ दी थी और इम्पर्सनल आपने एक बंदे को बताया, उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इनसफिशिएंट पीरियड, ठीक है। इनसफिशिएंट पीरियड है, आपके पास समय नहीं है और आप अगले बंदे को मैसेज कर रहे हो और उसको नहीं मिल रहा है वो मैसेज, तो भी क्या है, ये एक बाधा है। आगे है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। अब क्या, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है वो भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है, जैसे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स हैं, ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें भी क्या कर रहे हैं, हमारे कल्चर को कल्चर को नहीं, हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर रहे हैं, बीच में बाधा डाल रहे हैं। अब ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप एक साथ बहुत सारी सूचनाएं दे देते हो तो बंदा कितनी याद रखेगा, ओवरलोड हो जाएगा,
तो भी आपका जो कम्युनिकेशन जो आपने किया है वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। आगे है अदर कम्युनिकेशन बैरियर। और क्या क्या हो सकते हैं कि आपने सिलेक्टिव परसेप्शन, नज़रिया ठीक नहीं था, सही एटीट्यूड से नहीं लिखा, ऑर्गेनाइज्ड आपने अच्छे से नहीं किया, नज़रअंदाज किया है कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के बीच में क्या आते हैं, बैरियर यानी कि बाधाएं आती हैं जो हमारे कम्युनिकेशंस को, जो इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाना चाहते हैं उसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करने देती हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट, हाउ टू गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। डिस्क्राइब कीजिए कुछ कम्युनिकेशंस के कुछ मेन मीडिया बताइए जिनके माध्यम से आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा बेटर कर सकते हो। तो इसमें आ गया सबसे पहले ऑडियो एंड साउंड मटेरियल, दूसरा है विजुअल मीडिया एंड साइट, ऑडियो विजुअल मीडिया, यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करना, टेली कम्युनिकेशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब है सेल्युलर फोन, इसमें बताया गया है ऑडियो और साउंड मीडियम, ठीक है। अगर आप क्लासरूम में अगर किसी बच्चे को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो आप क्या है क्लास में ऑडियो चला सकते हो उसी चीज़ की, तो बच्चा क्या है ओरल कम्युनिकेशन, जो रिसीवर है वो उसको समझ जाएगा, जो बच्चे हैं वो उसको सुनेंगे और उनका क्या है ओरल कम्युनिकेशन होएगा। ऑडियो, ओरल कम्युनिकेशन में वीडियो भी चला सकते हैं या फिर कोई बच्चा आके भी उस चीज़ के बारे में आपको वो पढ़ के बता सकता है। एक है विजुअल, विजुअल में क्या होता है, जब बच्चे को हम ग्राफ, चार्ट इत्यादि के द्वारा जब हम कोई इन्फॉर्मेशन समझाना चाहते हैं तो विजुअल मीडिया इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ऑडियो विजुअल में आपके दोनों आ गए, जैसे प्रोजेक्टर पे आप बच्चों के, मान लीजिए छोटे बच्चों को कोई स्टोरी सुनाना चाहते, सिखाना चाहते, तो आप बच्चे को स्टोरी वहाँ पे दिखा देते हो, ठीक है, तो उसमें ऑडियो भी हो गया और वीडियो भी हो गया। यूज ऑफ मैक्सिमम सेंस, मैक्सिमम सेंस का प्रयोग करना है आपको, गेटवे ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम सेंस का इसमें ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है। जैसे मेन फ्रेम मिनी और पर्सनल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, सेलुलर फोन, टेली कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें किस में बताई हैं, नहीं ये तो अलग बता दिए इलेक्ट्रॉनिक में। यूज ऑफ मैक्सिमम सेंस में क्या बताया गया है कि हमें अपने विचारों को जब हम किसी को भेज रहे हैं, कोई संदेश इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमें अपनी आँख नाक कान खोलकर यानी कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उस बंदे को हमें बतानी है, ठीक है। तो ये होता है यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। और कुछ अदर भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी होती है जिनके माध्यम से हम अपना संदेश भेजते हैं, जिसमें क्या हो गया आपका कंप्यूटर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे आप किसी को ईमेल सेंड करते हो, टाइपराइटर के द्वारा भेजते हो, आप फ़ोन से बात करते हो, टेली कम्युनिकेशन करते हो, तो ये माध्यम भी है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन दूसरे व्यक्ति से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें बात आती है पर्सपेक्टिव इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट की यहाँ पे बात आती है। अब कम्युनिकेशन कंप्लीट है, अब दूसरा टॉपिक है। इसमें तो देखो अगर हमारा सिलेबस में देखा जाए तो खाली चिल्ड्रन कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है। अब आती है पर्सपेक्टिव इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की क्या क्या प्रोसेस है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है जो आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए 10 मिनट का समय दे रही हूँ। सबसे पहले तो इसका मीनिंग और इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे, पढ़ो इसको। फिर दूसरा क्वेश्चन इसकी प्रोसेस करेंगे हम। जाना नहीं है क्लास से, 10 मिनट का टाइम है, पढ़ो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बेटे। टेन 26 पे पूछूंगी, 10-16 हो गई है।
Critical analysis of literature on this topic. Public finance management and resource utilization efficiency in government schools, evidence for sustainable education development. Make a research paper on this topic.